ओके, सो कल के दिन में हमने डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, जो 3D में होंगे उनके बारे में हमने बात की थी। वहां पे हमने ये छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर हम दो लाइन स्पेस में बना रहे हैं तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे, या वो पैरेलल होंगे, या फिर ना ही इंटरसेक्टिंग होंगे ना ही पैरेलल होंगे, जिनको हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। और हमको इन तीनों केसेस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होता है। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच का तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। जब दो लाइंस पैरेलल है तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था। और जब दो स्क्यू लाइंस होती है तो उनके बीच में भी एक फॉर्मूला देखा था। अगर आपको याद होगा तो पहले हमने स्क्यू लाइन के बीच का फॉर्मूला देखा था, which was b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड्यूलस। और पैरेलल लाइंस में क्या हो जाता है, तो पैरेलल लाइंस में यही b1 क्रॉस b2 के जगह पे सिंपली b वेक्टर आ जाता था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए होंगे। अनुष्का पूछे सर ओसवाल बुक 2021 के लिए जो आया था जिसमें प्रीवियस ईयर भी है वो प्रेफर कर सकते हैं। अनुष्का देखो, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने ओसवाल वाली बुक ना मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी, जो लास्ट ईयर वाली भी थी, बिकॉज आपके जो सीनियर्स थे उनमें से कुछ लोग बुक लेकर आए थे। मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उससे वो ये है कि एक तो क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। दूसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अच्छी चीज यही है कि वो एक तरीके से कह सकते हो कि कुछ क्वेश्चन में टॉपर ने उसको कैसे लिखा था वो राइटिंग वाला स्नैप दे देता है। तो अगर हमको वो चीज देखना है तो हम उस वाल के पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। बट मेरा पॉइंट ये होता है कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आप प्रैक्टिस कब करोगे? आप कोई भी एक रेफरेंस बुक अरिहंत सेंगेज या ये सब ओसवाल वगैरह कब पिक करते हो? जब आपने एनसीईआरटी खत्म कर लिया है एक तरीके से, थोड़ा आरडी वगैरह भी किया है तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट एनसीईआरटी अपने पूरा खत्म कर लिया है और अब आप अपना कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि आपको उस चैप्टर में कितने अच्छे से आइडिया है। तो उस केस में अगर आपको क्वेश्चन के ठीक नीचे सॉल्यूशन दिख जाएगा तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन है ना। सेकेंडली, आप देखो, आप लोग खुद 10th का एग्जाम दे के आए हुए हो, राइट? तो आप लोगों को याद होगा कि 10th के एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस रिपीट दिखे थे या नहीं दिखे थे? दिखे थे, राइट? तो उस चीज को ध्यान में रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रटना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी रटना है, ठीक है, बट क्या है कि अगर हम ये 4-5 चैप्टर्स को ही देखें ना जो हमारे सिलेबस में है टर्म 2 के, अगर आप खाली इसके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस देख लोगे, सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, तो भी कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन होंगे। कितने? 250 से 300 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप वो 250 से 300 क्वेश्चंस का पहले एक आइडिया अच्छे से लेकर फिर कोई रेफरेंस बुक देखोगे ना तो होपफुली आपको वो हो जाएगा, ठीक है। आनंद एंड आद्या, आप लोगों ने कल क्वेश्चन भेजे थे, उनका सोल्यूशन मैं आज पक्का आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। कल आफ्टर द क्लास थोड़े दोस्तों के फोन आ गए थे। मैं एक्चुअली जो छुट्टी ले रहा हूँ तो वो उन्हीं के साथ घूमने के लिए जाना है, तो समझ रहे हो कि फिर ऐसे डिस्कशन बहुत लंबे हो जाते हैं, ठीक है। चलो फिर, तो रिगार्डिंग बुक मैं आप लोगों को खुद बता दूंगा अपने नॉलेज के और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, है ना। प्लीज मेक श्योर करो कि पहले एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आता हो सॉल्व करना। चलो, लेट्स कंटिन्यू। तो आज हम लोग प्लेन देखेंगे अभी। हाँ, आज हम लोग प्लेन प्लेन के इक्वेशंस की बात करेंगे, राइट? अब हमारा तीसरा जो एक्सरसाइज है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा, प्लेन क्या होता है? प्लेन का अगर सिंपल सा डेफिनेशन देखोगे तो प्लेन इज अ सरफेस, a plane is a surface such that if two points are taken on it, a straight line joining them lies wholly in the surface। इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी सरफेस एक प्लेन सरफेस है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? तो आप उस सरफेस का कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स उठा लेना। क्या करोगे? आप उस सरफेस का कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स उठा लेना और उनको ज्वाइन करना। अगर वो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किए तो ऑब्वियस सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन तो बनना है। अगर वो स्ट्रेट लाइन उस सरफेस पे आएगा पूरा का पूरा, तब जाकर आप कहोगे कि वो एक प्लेन सरफेस होगा। जैसे कि ये स्क्रीन हो गया,
अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि स्क्रीन पे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ज्वाइन करके बताओ तो। ज्वाइन करके बताओ, आपके पास तो अभी ऑप्शन है एनोटेशन का। नहीं है ऑप्शन, चलो अब करो। देख रहे हो? यहाँ पे लाइन भी सीधा नहीं बन रहा है? ये क्या हो गया, मैं डिसेबल कर चुका तो भी चल रहा है। ओके, सो अच्छा, शिवम कह रहे सर इसको सरफेस बिटवीन टू एक्सिस बोल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस यार, मतलब प्लेन की बात कुछ भी ले लो ना। जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा, अभी आप में से बहुत लोग चाय पी रहे होंगे। ठीक है, या कुछ खा रहे होंगे, तो बाउल जो होता है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल, अगर आप उस हेमिस्फेरिकल बाउल का क्या कोई भी दो पॉइंट उठाओगे पॉइंट और उसको ज्वाइन करोगे, तो क्या वो सरफेस के ऊपर आएगा? क्या वो सरफेस के ऊपर आएगा? नहीं आएगा, राइट। डेफिनेटली अगर आप बाउल का एक साइड से दूसरे साइड को अगर ज्वाइन करने की कोशिश करोगे, थोड़ा हवा में लटकेगा, तो इससे ये पता चल जाएगा कि वो एक प्लेन सरफेस नहीं है। सिंपल सा डेफिनेशन प्लेन सरफेस का इतना ही है कि अगर आप उस सरफेस के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, अगर आप उस प्लेन के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, तो एक स्ट्रेट लाइन तो बनना है। कोई भी दो पॉइंट को कभी भी ज्वाइन करोगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन उस सरफेस के ऊपर आता है पूरा का पूरा, उस स्ट्रेट लाइन का थोड़ा भी हिस्सा सरफेस के बाहर नहीं जाना चाहिए, तब जाकर आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तभी जाकर हम उसको एक प्लेन सरफेस कह सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पे कितने केसेस देखने हैं। तो अगर आपको याद होगा, जब हम लोग 3D में लाइन का इक्वेशन देख रहे थे, तो देयर वर टू केसेस। एक था जहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है और किसके पैरेलल है वो दिया गया है, और दूसरा है जहाँ पे वो लाइन दो पॉइंट से पास करती है। यहाँ पे प्लेन के केस में क्या है स्टूडेंट्स, की हमें अभी ये तीन सिचुएशंस ऐसे हैं, इन तीन में से कोई भी अगर एक सिचुएशन होगा ना, तो आप उस प्लेन, वो यूनिक प्लेन का को आइडेंटिफाई कर पाओगे, और आइडेंटिफाई कर पाओगे तो हम उसका इक्वेशन भी लिख सकेंगे। ठीक है, तो पहला सिचुएशन क्या है? पहला सिचुएशन है नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। नॉर्मल टू द प्लेन मतलब उस प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर मान लो, या एक नॉर्मल लाइन जो होगी वो हमको पता होगी, और साथ ही साथ उस नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है ये भी पता होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये एक सिचुएशन है। यहां से जो हम इक्वेशन निकालते हैं ना, इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ओके, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। दूसरा सिचुएशन होता है इट पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड द परपेंडिकुलर इज, वो एक पॉइंट से पास करेगा, जो आपका प्लेन है वो प्लेन एक पॉइंट से पास करेगा और एक डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दोनों में अंतर है, ऊपर नॉर्मल बोला गया है, यहाँ पे बोला गया कि किसी एक डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। एंड आखिरी, अगर हमारे पास 3 पॉइंट दिया हुआ है ना, अगर आपने कहीं पे भी हवा में 3 पॉइंट, मान लो मैंने 3 लोगों को खड़ा करवा दिया नॉन कोलिनियर तरीके से, तो उन तीनों को, तीनों से पास करते हुए एक यूनिक वो बनाया जा सकता है, प्लेन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट के साथ। राघवेंद्र कह रहा है कैन वी से अ लाइन इज आल्सो अ प्लेन? नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए राघवेंद्र, कहीं ना कहीं हमको 3 डायमेंशंस की जरूरत पड़ जाती है ना। बाकी एक लाइन को आप एक प्लेन, काइंड ऑफ, आई मीन डेफिनेशन वाइज जो मैंने अभी डेफिनेशन बोला, आप उसके अकॉर्डिंग देख रहे हो कि वहां पे हम कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो आएगा, राइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन, मतलब जैसे पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, प्लेन हो गया, ये जैसे यूक्लिड से इन सबको जो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था। ठीक है, तो प्लेन को हम लोग लाइन नहीं कह सकते, मेनली बिकॉज कहीं ना कहीं प्लेन जो होता है वो हम एक्सिस वगैरह के पैरेलल रखते हैं। ठीक है, लाइन को ब्रेथलेस लेंथ बोलते हैं ना, तो उसको प्लेन कैसे बोल सकते हैं? हाँ, ये डेफिनेशन दे सकते हो। मतलब प्लेन के केस में क्या होता है ना, कि आप उसको दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हो ना, जैसे
एक मान लो ऐसे, अगर मैं प्लेन की बात करूं, तो अगर ऐसा प्लेन हुआ राघवेंद्र, तो आप इसको अलोंग द लेंथ भी एक्सटेंड कर सकते हो, अलोंग द ब्रेथ भी एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन लाइन के केस में क्या है, इसका कोई ब्रेथ नहीं है। अगर आपने इसको एक्सटेंड किया, मतलब लेंथ वाइज तो कितना भी एक्सटेंड कर दो, लेकिन ब्रेथ वाइज अगर एक्सटेंड किया तो फिर वो लाइन ही नहीं बनेगा ना, वो प्लेन बन जाएगा। चलो, तो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म निकालने का तरीका क्या है, तो हमको दो चीजों का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एक, प्लेन पे जो नॉर्मल बन रहा है उसका, और दूसरा है उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो छोटा मोटा डेरिवेशन है गाइस, मैं चाहूंगा कि आप इस डेरिवेशन को थोड़ा समझो, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है फॉर्मूले में, ठीक है। एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैंने कल बताया था कि पूरा का पूरा 3D से फॉर्मूला रट के भी किया जा सकता है बोर्ड लेवल पे, बट फॉर्मूला अप्लाई करने के टाइम पे ना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। एंड थोड़ी सी मतलब क्या है कि फॉर्मूला रटवा के हम जब रिवाइज करेंगे ना, तब मैं ये सब नहीं पूछूंगा, मैं सीधे फॉर्मूला पूछूंगा, और फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। बट अभी चैप्टर शुरू किए तो थोड़ा सा अगर हम लोग उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे तो याद रखने के लिए ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। बाकी आपको भी पता है कि अगर कुछ ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स वो रहता है, अगर डेरिवेशन रहता है जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं उसे इग्नोर करता हूँ। बट इन दिस केस कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पे स्टेप्स जो हो वो डेरिवेशन से आपको समझ में आए, ठीक है। दैट इज व्हाई वी विल फॉलो दिस। तो अरे राघवेंद्र आदर्श सो रहा है ना, उसको एक कॉल करके उठाओ। और ये सिद्धांत भी। ये मैंने इसका डायग्राम कैसे नहीं रखा है। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझो कि मैं ना प्लेन को, ये जो ब्लू कलर से जो ये है, ये कहीं ना कहीं मैं प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है, ये आप मान लो दिस इज ABC। तो ये अपना प्लेन हो गया एक तरीके से। और हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से प्लेन के ऊपर का नॉर्मल हमको पता है, ठीक है। क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, तो द नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये नॉर्मल हो गया आपका, ओ एन वेक्टर जो है ये आपका नॉर्मल वेक्टर मान लो। एंड दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, तो दूसरी चीज पता होनी चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से उसकी दूरी कितनी। तो मान लो ये जो डिस्टेंस है, इसको अभी हम डी का नाम दे देते हैं, ओके। डी का नाम दे देते हैं। अब मुझे ना इसका इक्वेशन लिखना है, ठीक है। इक्वेशन लिखना है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्लेन के ऊपर का कोई भी एक रैंडम पॉइंट पिक करूंगा, बिकॉज याद करो, जब लाइन की भी इक्वेशन लिखी जाती थी तो हम कहीं ना कहीं लाइन के ऊपर का एक रैंडम पॉइंट मानते थे। तो यहाँ पे भी जो भी स्टार्टिंग रहेगा ना, जो भी स्टार्टिंग रहेगा, हमारा सबसे पहला स्टेप वहां पे क्या होने वाला है,
तो प्लेन के ऊपर का एक हम पॉइंट पिक करेंगे रैंडम। तो मान लो वो पॉइंट है पी, ठीक है, वो पॉइंट है पी। तो अब हम इसको ज्वाइन कर दिए और इसको ज्वाइन कर दिए। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे मोटा मोटी अगर हम मैं कोई भी डेरिवेशन उठाऊंगा, जो भी तीन केसेस है, उन सारे डेरिवेशन में ना हमको एक पॉइंट पे इक्वेशन लिखना होगा। अगर ये वेक्टर फॉर्म में लेके चल रहे हैं, मान लो अभी मैं ये वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करना चाहता हूँ, तो मेरा टारगेट ये होगा कि जैसे एक बार मैं आपको एनसीईआरटी पे ले चलूं। देखिए दिस इस टाइप का मेरे को फॉर्म चाहिए, ठीक है, तीनों में बता रहा हूँ, तीनों केसेस में इस टाइप का फॉर्म चाहिए। और ये सारे फॉर्म्स हमेशा कब आएंगे हमको? सारे फॉर्म्स आने वाले हैं इस इक्वेशन से। तो जितने भी मैं आपको क्वेश्चन, जितने भी हम आज डेरिवेशन देखेंगे, हर डेरिवेशन में कहीं ना कहीं हम डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू जीरो करेंगे, ठीक है। लेकिन अब डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू जीरो करने के लिए कहीं ना कहीं दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए? दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो जरा मेरे को देख के बताओ इस डायग्राम में, ठीक है, इस डायग्राम में एन कौन है? एन पॉइंट आपका प्लेन के ऊपर है, पी पॉइंट कहां पे है? प्लेन के ऊपर है। लेकिन क्या ओ पॉइंट प्लेन के ऊपर है क्या? जल्दी से बताइए, क्या ओ पॉइंट प्लेन के ऊपर है? नहीं है, राइट। ओ पॉइंट प्लेन के ऊपर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो करना है, मतलब कहीं ना कहीं दोनों प्लेन्स, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमको तीन वेक्टर दिख रहा है, ओ एन, एन पी और ओपी, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन किसके साथ होगा ये बताओ, कौन किसके साथ परपेंडिकुलर होगा? राघवेंद्र ने बताया है ओपी एंड पीएन। गलत हो रहा है क्या राघवेंद्र थोड़ा सा? बाकी लोग सोचिए तो। आपका एन पॉइंट वो नॉर्मल वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एन एस, ऐसे लिख ही देता हूं, नॉर्मल वाला पॉइंट, नॉर्मल वाला पॉइंट। और ये हो गया रैंडम वाला पॉइंट। तो सिद्धांत कह रहा है ओ एन एंड एन पी, परफेक्ट स्टूडेंट्स। सिद्धांत का आंसर करेक्ट है यहाँ पे। ओ एन एंड एन पी, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ एन जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर था? प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर था। एनपी वेक्टर कौन सा वेक्टर है? तो एनपी वेक्टर बनाया कैसे है पहले ये सोचो। एन और पी दोनों प्लेन के ऊपर है, तो एनपी वेक्टर भी प्लेन के ऊपर आएगा। तो ओ एन जो था वो प्लेन पे परपेंडिकुलर, और पीएन जो है वो प्लेन के ऊपर का वेक्टर है। तो फिर उस केस में बताइए क्या होगा? उस केस में क्या ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे? टेल मी यस और नो। ओ एन क्या है? ओ एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। ओ क्या है? ओ है आपका ओरिजिन, ओ है आपका ओरिजिन। एन क्या है? पॉइंट ऑन द प्लेन, मतलब नॉर्मल वाले का वो एन पॉइंट है, ठीक है। और आपका जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट, पी इज एनी रैंडम पॉइंट, एनी रैंडम पॉइंट। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि एज पर द कंडीशन ओ एन वेक्टर will be perpendicular to
पी एन वेक्टर, है ना, ओ एन वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू पी एन वेक्टर। क्या इसमें किसी भी तरीके का डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपके बुक का वो फॉलो करूं, जो सिंबल्स है ना उनको फॉलो करूं, तो उसने ओ एन वेक्टर को क्या बोला हुआ है? ओ एन वेक्टर को बोला हुआ है ए वेक्टर। ओके, ओ एन वेक्टर को बोला हुआ है ए वेक्टर। अब क्योंकि स्टूडेंट्स ओ एन वेक्टर और पी एन वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो ओ एन डॉट पी एन इक्वल टू 0 होगा। अब ओ एन तो हमको पता है ए वेक्टर है, ओ एन हमको पता है कि ए वेक्टर है, लेकिन पी एन वेक्टर के बारे में perpendicular equation of a plane passing through a given point at normal to this. ओ एन को डी बोला है, ठीक है, ये ए वेक्टर मान लो, ये क्या कहते हैं, बुक में नहीं है। ठीक है, अब सुनो, आई थिंक 90% काम हो गया, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओ एन वेक्टर और पी एन वेक्टर जो है वो एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट पे 0 आएगा। अब यहाँ पे ओ एन वेक्टर हमको पता है वो नॉर्मल वाला वेक्टर है, लेकिन जो पी एन वेक्टर है ये तो अभी अभी बनाया ना, ये तो अभी अभी बनाया पी रैंडम पॉइंट के साथ। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओपीएन हमको वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा। तो वेक्टर लॉ के हिसाब से ओ एन वेक्टर प्लस एनपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर हो जाएगा। ओ एन वेक्टर प्लस एनपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं एनपी वेक्टर निकालने जाऊं, तो ये हो जाएगा आपका ओपी वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर। अब ओपी वेक्टर की अगर बात की जाए, तो ओपी वेक्टर हमारा वो रैंडम पॉइंट पी था, तो पी का हम लोग वेक्टर क्या लिखे हैं, आर वेक्टर लिखे हैं। और जो ओ एन वेक्टर है, दैट ओ एन वेक्टर को, अब देखो ओ एन वेक्टर में एक है डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है डी, और उसका डायरेक्शन क्या है, ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो ओ एन वेक्टर को यहाँ पे डी इंटू एन कैप लिखा जा सकता है। ये एन कैप आपको डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, और ये क्या दे रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से इमेजिन करोगे तो कोई भी प्लेन होगा, जब हम उसको ओरिजिन से परपेंडिकुलर उस प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर रहे होंगे, तो उस वेक्टर का एक पॉइंट ओरिजिन पे होगा, दूसरा पॉइंट होगा कहाँ पे, प्लेन के ऊपर, और वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो डिस्टेंस के साथ जब हमने डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, या यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, वो वेक्टर मिल जाएगा। तो आर वेक्टर माइनस डी एन कैप, ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज माई एनपी वेक्टर। अब इस एनपी को कहां पुट करेंगे, हम ऊपर पुट कर देंगे। इस एनपी को कहां पुट कर देंगे, हम लोग ऊपर पुट कर देंगे। तो जब हम इसको ऊपर पुट करेंगे, इसको अगर इक्वेशन 1 माना हुआ था, तो इक्वेशन 1, नाउ इक्वेशन 1 इंप्लाइज ओ एन वेक्टर की जगह क्या कर देंगे,
अच्छा, जिनको मन में डाउट आ रहा है, इस पीएन को आप एनपी लिख सकते हो, ठीक है, इस पीएन को आप एनपी लिख देना अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो ओ एन वेक्टर जो होगा, ओ एन वेक्टर विल बी ओ एन वेक्टर, तो अभी अब देख लिया डी एन कैप डॉट एनपी वेक्टर, यहां पे देख लिया आर वेक्टर माइनस डी एन कैप इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम सीधा इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनको अगर हम सीधे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, बताओ तो जल्दी से क्या मिल जाएगा। एक एक चीज तो दिख रही है कि आप इस डी को हटा सकते हो, डी तो स्केलर है ना, ये वाला डी तो स्केलर है, तो इसको हटा दिया तो आर डॉट दिस माइनस, अब यहाँ पे एन वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसे वेक्टर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म हो गया, ठीक है, तो हमें बेसिकली कुछ गलती नहीं। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या क्या चीजें किए हैं एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले बोला कि इस प्लेन के ऊपर एक रैंडम पॉइंट था P, ठीक है, एक नॉर्मल है इस प्लेन के ऊपर, वो पॉइंट N है। हम फिर हमने बोला कि जो ओ एन वेक्टर होगा, जो नॉर्मल वेक्टर होगा, वो प्लेन के ऊपर का कोई भी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ओ एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी एन वेक्टर, तो उसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 का ही, इसी से हमको इक्वेशन मिलेगा, वो प्लेन का इक्वेशन। लेकिन इसमें जो ओ एन वेक्टर है ये तो हमको पता है नॉर्मल वेक्टर, लेकिन पी एन वेक्टर, पी एन वेक्टर तो हमने क्वेश्चन के दौरान खुद फॉर्म किया है, क्योंकि हमने पी एक रैंडम पॉइंट लिया है। तो मुझे पी एन वेक्टर को निकालना था, किसके टर्म्स में निकालना था, तो पी एन वेक्टर को आर वेक्टर और ए वेक्टर के टर्म्स में निकालना था, या नॉर्मल वेक्टर के टर्म्स में निकालना था। इसके लिए हमने क्या किया, हमने यूज किया ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का यूज किया तो हमको एनपी वेक्टर मिल गया आर वेक्टर माइनस डी डी एन वेक्टर, ठीक है, आर माइनस डी एन वेक्टर। अब ये एनपी वेक्टर आ चुका है और ओ एन वेक्टर हमें ऑलरेडी पता है। तो अब इक्वेशन वन जो ऊपर दिख रहा है, उस इक्वेशन वन में दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला टर्म ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब दूसरे में एन डॉट एन जो है, ठीक है, एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर, अब ये वैल्यू जो होगी ये तो वन होगी, क्योंकि दोनों दोनों का मैग्नीट्यूड भी वन है और ये दोनों सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर होंगे तो
एन कैप डॉट एन कैप क्या होता है, एन स्क्वायर हो जाता है। अब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है तो 1 रह जाएगा, लेकिन जो दूसरा टर्म है आर वेक्टर डॉट एन कैप उसको हम वहां पे एज इट इज रहने देंगे, बिकॉज हमें इनके वो नहीं पता ना, कह सकते हो इनके जो कंपोनेंट्स है वो नहीं पता, तो ये वाला चीज एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका माइनस भी, जिसको हम राइट साइड में भेज देंगे। तो फाइनली ये जो इक्वेशन दिख रहा है, दिस इक्वेशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो रिप्रेजेंटेशन है ये वाला है, जिसमें कि आपका ये एन कैप क्या है, तो एन कैप इज द परपेंडिकुलर, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। और ये डी क्या है, तो दिस डी इज द डिस्टेंस, डी इज द डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो अपने को ये फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है, ठीक है, अपने को ये फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है। तो बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे, कुछ क्या डाउट आ रहा है बताना एक बार। क्या डाउट आ रहा है किसी को भी? एनी क्वेश्चंस? व्हाट वाज द टारगेट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करना है। अब डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज को पुट किया गया, वैल्यूज को पुट किया गया तो हमें ये इक्वेशन मिल गया, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। अब यहाँ पे क्या क्या डाउट्स आ रहा है मुझे जरा वो बताइए। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े फिर। ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पार्ट, अब ये है वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है वेक्टर फॉर्म दिख रहा है। अब मुझे चाहिए कार्टेशियन फॉर्म। निधि पूछ रही है कि एन कैप के लिए नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, एग्जैक्टली निधि, इसमें यूनिट वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना जरूरी है, मस्ट है, ठीक है, तभी जाकर आपसे ये फॉर्मूला आप यूज कर पाओगे। एक ऐसा भी सिचुएशन है जहां पे हम उनका यूनिट वेक्टर नहीं निकालते, वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। अब आते हैं कार्टेशियन फॉर्म के लिए, ठीक है, अब आते हैं कार्टेशियन फॉर्म के लिए। तो आर वेक्टर क्या था स्टूडेंट्स, आर वेक्टर वाज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द रैंडम पॉइंट पी, ऑफ द रैंडम पॉइंट पी। तो उस पी पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या लिखा हुआ है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो उस हिसाब से आपका आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो एन कैप दिख रहा है स्टूडेंट्स, एन कैप, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर हो गया, तो क्या मैं इसको एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप लिख सकता हूं। याद कीजिए, बिकॉज ये अगर ये यूनिट वेक्टर हो गया तो यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हुए थे वो एल एम एन होते थे, एल एम एन। तो यहाँ पे एल आई के प्लस एम जे के प्लस एन के कैप, ये वाला एन और लेफ्ट हैंड साइड वाला एन अलग अलग है। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो एन है वो क्या मीन कर रहा है, ये वेक्टर मीन कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये उस जेड एक्सिस का कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बोथ एन आर डिफरेंट, बोथ एन आर डिफरेंट। ये बुक का बस रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट उसे सेम नहीं मानेंगे, ओके। एंड डी तो अपना डिस्टेंस है। तो जब हम इन वैल्यूज को उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जब इन वैल्यूज को उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, दिस इज इक्वल टू डी। अब डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा एक्सएल या एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड।
इज इक्वल टू डी। तो ये हो गया, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे ये दो फॉर्मूलाज हो गए जो हमको याद रहने चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला हो गया आपका आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, नीचे हो गया आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इज इक्वल टू डी। अब यहाँ पे एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट आपके वो जो नॉर्मल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स है। एक्स वाई जेड क्या है, तो वो रैंडम पॉइंट जो था वो, और डी क्या है आपका, तो डी आपका नॉर्मल का डिस्टेंस है, कहां से, ओरिजिन से। तो कोई भी डाउट है किसी को, ये दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए तो, बिकॉज अभी एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, जल्दी लिख लीजिए। डन। आनंद पूछा सर कार्टेशियन वाला थोड़ा रिपीट कर दीजिए। आनंद देखो, कार्टेशियन हमेशा वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर वाले में वैल्यू पुट करके कार्टेशियन निकालेंगे। अब वेक्टर वाले में आप देखो तो डी तो एकदम फिक्स है ना, डी तो प्रॉपर डिस्टेंस एक कांस्टेंट है, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बचा ये एन वेक्टर, एन कैप और ये आर वेक्टर। अब आर वेक्टर क्या था, तो आर वेक्टर तो आपका कोई भी जो हमने रैंडम पॉइंट लिया था यहाँ पे, जैसे ये पी पॉइंट लिया था, तो इस रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था ना। और आपका ये एन कैप क्या था, तो एन कैप जो आपका नॉर्मल वेक्टर है, उस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ना, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। तो हमने क्या किया कि कोई भी पोजीशन वेक्टर कोई रैंडम पॉइंट का, वो हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रहेगा। और जो एन कैप है, क्योंकि वो एक यूनिट वेक्टर है, तो उसके यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन कह सकते हैं, तो इसलिए बन गया एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब ये आर वेक्टर का वैल्यू और ये एन कैप का वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, फॉर्मूले में पुट कर दिया तो आई डॉट आई 1 होता है और बाकी सब 0 होता है। तो इसलिए एक्स आई कैप इस एल आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होकर एल एक्स बनेगा। सिमिलरली वाई जे कैप इस एम जे के साथ एम वाई बनेगा, और जेड के एन के साथ एन जेड बनेगा। और ये यहां से इक्वेशन आएगा, दिस इज इक्वल टू डी। क्या ये चीज क्लियर है? अब बढ़े आगे फिर। ओके, चलो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। एक्चुअली में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीधे। कितना आ रहा है आंसर? Find the vector equation of the plane which is at a distance of 7 units from the origin and normal to the vector this. So इस वेक्टर के नॉर्मल होगा, मतलब ये आपका क्या है, दिस इज योर एन वेक्टर।
और ये क्या है आपका, दिस इज योर डी। परफेक्ट। तो आई थिंक जो सबको समझ में आ रहा है कि पहले अपने को एन वेक्टर का वो कैलकुलेट करना है, यूनिट वेक्टर, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 36 + 25, 61 + 9, 70। मतलब एन कैप हो जाएगा आपका 1/70, 3i + 5j - 6k। ठीक है। और अब हम आर वेक्टर डॉट ये लिखेंगे। इज इक्वल टू 7। अब इस ये जो स्केलर है ना, स्केलर है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर देंगे तो आर वेक्टर डॉट 3i + 5j - 6k। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के कारण यहाँ पे आ जाएगा 7 × √70। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 × √70। बस यही था आपका वेक्टर इक्वेशन, यही था आपका। जल्दी से कार्टेशियन भी बता दो फिर, जल्दी से कार्टेशियन भी बता दो। कार्टेशियन में क्या हो जाएगा, Lx + My + Mz इज इक्वल टू 7। तो 1/√70। अब L के जगह पे लिखोगे 3, क्योंकि 3/√70 हो गया। तो 3x + 5y - 6z इज इक्वल टू 7, राइट। फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वहां से इक्वेशन आ जाएगा। सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना। तो इट वाज सिंपल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो फटाफट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम द ओरिजिन। नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी गलती हो जाएगी आनंद। देखो गलती क्या हो रही है। ये क्वेश्चन रखने का इकलौता इंटेंशन क्या जानते हो? आंसर इज नॉट 6। आंसर इज नॉट 6। राघवेंद्र निधि सही है। राघवेंद्र 6/, लिखे हो ना? हाँ ठीक है।
वेरी गुड। शिवम, अनुष्का, दिव्यांशु, देवांश, सही है। आकाश, रूट 27 नहीं होगा। निखिल सही है। तो समझ में आ रहा है सबको क्या टारगेट है स्टूडेंट्स की? अपने को ना एलएक्स प्लस एम वाई प्लस एमजेड के फॉर्म में चाहिए था, ठीक है। लेकिन उसमें एलएमएन जो होता है वो तो डायरेक्शन कोसाइन है, तो उनका जो स्क्वायर्स होगा उनका स्क्वायर्स को ऐड करोगे तो 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे 2 3 4 दिख रहा है, 2 3 4 के स्क्वायर्स को ऐड करोगे तो 1 होगा क्या? नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं ये जो एलिमेंट के जगह पे ना एक तरीके से डायरेक्शन रेशियो है और मुझे उसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना हो रहा है? वो हो रहा है 29, है ना। वो आ रहा है 29। तो मुझे इसीलिए पूरे को डिवाइड कर देना पड़ेगा रूट अंडर 29 से। मुझे डिवाइड करना पड़ेगा रूट रूट अंडर 29 से। तो ये हो जाएगा आपका 2/√29 एक्स माइनस 3/√29 वाई प्लस 4/√29 जेड। और ये वाली वैल्यू कितनी है? 6/√29। तो फाइनली अब ये उस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखूंगा नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ, now it is in the form of lx plus my plus nz is equal to d। और तब जाकर हम कह सकते हैं therefore d जो आंसर था डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6/√29 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खाली उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जरूरी नहीं है। चलो, कोई डाउट है यहाँ पे? किसी को कुछ पूछना है क्या? समझा नहीं दिव्यांशु? एलिमेंट का वैल्यू 0 पुट करके भी तो सॉल्व हो जाएगा। दिव्यांशु देखो, मतलब ये समझा नहीं क्वेश्चन में क्या कह रहे हो तुम। मीनवाइल बाकी लोग एक और क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है, फटाफट इसे सॉल्व कीजिएगा। यही 3 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं कहीं ना कहीं फॉर्मूले के ऊपर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन। ये देखो प्लेन का जो इक्वेशन है सेम है, पिछले क्वेश्चन वाला ही इक्वेशन है। तो अपने को फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है। आई थिंक बिना बिना पेन और पेपर चलाए भी बता सकते हो। नहीं निधि, थोड़ी सी गलती हो रही है। अपने को फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है। सबको थोड़ा सा सोचिए कैसे निकालोगे फॉर्म। डेरिवेशन को अगर थोड़ा भी याद रखे हो ना तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पूरा खेल डेरिवेशन पे चलेगा।
आती आई थिंक बीच वाला एक वैल्यू गलत हुआ है बस। और डिनोमिनेटर देखो तो डिनोमिनेटर सही है क्या? अभिषेक डिनोमिनेटर। बताओ क्या सॉल्यूशन। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे ना, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, तो डी कैसे निकलेगा, वो वही सोचना है आपको कि डी कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि इस बार हमको, सॉरी, इस बार हमें डी दिया हुआ नहीं है एक तरीके से। अच्छा नहीं, सॉरी, डी दिया हुआ है हमें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं। सही है अभिषेक, परफेक्ट। अभिषेक आपका आंसर सही है। नहीं अनुष्का, और कुछ गिवन नहीं है। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन थोड़ा सा देखो, कुछ मिस कर रहे होगे। शिवम गलती हो रही है आंसर में। सब प्रोसेस मांगिए ना अभी से। ओके, देखो मैं आपको एक बार डेरिवेशन पे ले जाता हूँ। आई थिंक सबको ये वाला जितना स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इतना हिस्सा तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी किए थे। तो ये आपका क्या था? ये था आपका डी। ये क्या था आपका? एलिमेंट था, है ना? वो जो आपका एन कैप था, एन कैप, उसका ये। अब मैंने जब डेरिवेशन आपको दिखाया था, तो इस डेरिवेशन में मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी थी। क्या लिखा था? कि आपका जो ओ एन वेक्टर है, वो ओ एन वेक्टर कैसे निकल कर आता है? तो ओ एन वेक्टर आपका आता है डी वेक्टर डिस्टेंस और एन कैप को उससे, राइट, डी और एन कैप के उस मल्टीप्लीकेशन से। तो अभी हमारे पास अगर देखोगे तो उस क्वेश्चन में हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, और हमारे पास डिस्टेंस भी है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्टीमेटली क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे इस डायग्राम में एन का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस डायग्राम में देखो कौन है? एन है, एन। तो मुझे कहीं ना कहीं एन के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहने का यहाँ पे मतलब जो हो जाएगा, here to find the foot of perpendicular, foot of perpendicular, try getting the position vector, position vector of n। अगर स्टूडेंट्स हमको
परपेंडिकुलर का फुट निकालना है ना, तो हम कहीं ना कहीं वो जो डायग्राम था, जो डेरिवेशन था, उस डेरिवेशन में n का पोजीशन वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है निधि, अभी भी थोड़ी सी गलती हो रही है। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूं, सोच के बताओ सबको, कि अल्टीमेटली अगर हमारा n वेक्टर d डॉट n कैप होगा, तो d भी मुझे दिख रहा है और n कैप भी मुझे दिख रहा है। n कैप क्या हो जाएगा? n कैप हो जाएगा 2/√29 i कैप माइनस 3/√29 j कैप प्लस 4/√29 k कैप। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ तो? ये वाला स्टेप कितने लोगों को समझ में आया? n वेक्टर जो नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, ये n वेक्टर क्या लिख रहा हूं मैं? नॉर्मल वेक्टर लिख रहा हूं। नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू d डॉट n कैप। d मतलब उस d एक्चुअली में उसका मैग्नीट्यूड होता था, है ना, d अल्टीमेटली उसका मैग्नीट्यूड होता था। ये वाला चीज कितने लोगों को समझ में आया है? अनुष्का ये समझ में आया आपको? रवि ये समझ में आया है? हो गया अब? बिकॉज अब तो सिंपली अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 to the 12, 12/29 i कैप माइनस 18/29 j कैप प्लस 24/29 k कैप। और जब ये हो गया तो फिर ये n कैप n वेक्टर के जो dr दिख रहे हैं, i j k के जो कंपोनेंट दिख रहे हैं, यही तो उसका कोऑर्डिनेट होगा ना, यही तो उसका कोऑर्डिनेट होगा। देयरफॉर फुट ऑफ perpendicular is equal to 12/29 कॉमा माइनस 18/29। आदि आपने 18/29 लिखा था सिर्फ, इसीलिए आपका आंसर बीच वाला मैं बोल रहा था गलत है। तो ये हो गया इसका आंसर। सिंपल था कि नहीं? सिंपल था। सेम लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मैंने प्लेन का इक्वेशन सेम दिया था। आपको बस ये समझना है कि क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या पिछले वाले में क्या सवाल था? सबसे पहला क्या पूछा था? सीधा फॉर्मूला यूज करना। पहला क्वेश्चन था सीधा फॉर्मूला यूज करना। इसमें क्या था? डिस्टेंस पूछा था। प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछा था। और इसमें क्या पूछा है? प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा हुआ है। तो यही तीन सवाल आपको इस फॉर्मूले के ऊपर वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका लॉजिक क्या था? इसका लॉजिक था कि पहले हमने वो जो नॉर्मल वेक्टर है, उस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिया, और डी जो है डिस्टेंस, वो भी निकल गया। तो डिस्टेंस को जब हम यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस यहाँ पे कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड भी तो है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओरिजिन से लेके प्लेन पे जो नॉर्मल बन रहा था, वो डिस्टेंस कहीं ना कहीं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड की तरह एक्ट करेगा। और उस मैग्नीट्यूड को जब उस वेक्टर के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एन वेक्टर आ जाएगा। अब एन वेक्टर जैसे ही आ गया, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। अब उस नॉर्मल वेक्टर का जो डीआर होगा वो क्या होगा? वही उसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो दिस बिकम्स द आंसर। क्या हम लोग अगले पे मूव करें? जल्दी से अगले पे मूव करें, जल्दी बताओ। 10 मिनट है मेरे पास, नेक्स्ट डेरिवेशन खत्म करना। क्लियर है ये चीज? अच्छा, साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक छोटा सा लर्निंग आ जाता है, साथ ही साथ ये छोटा सा लर्निंग आ जाता है। रिमेंबर, नोटिस करो, इफ d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अगर किसी भी प्लेन में एक नॉर्मल वेक्टर का जो डिस्टेंस है, मतलब कि किसी भी प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस d है और एलिमेंट उसके डायरेक्शन कोसाइन है, तो क्या हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्टली एल डी एम डी एन डी करके मिल गया था क्या? एल डी मतलब वो यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट को डी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ वेरीफाई कीजिएगा तो ये देखो, ये स्टेप देखो, ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे अल्टीमेटली वही करके हमको मिला है क्या? 6/√29 क्या था? डी था। 2/√29 क्या था? ये एल था। माइनस 3/√29, 4/√29 क्या था? एन था। तो कहीं ना कहीं मैंने एल को एम के साथ मल्टीप्लाई किया, एम को एन के एल को डी के साथ मल्टीप्लाई किया, एम को डी के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड एन को भी डी के साथ मल्टीप्लाई किया, तब जाके फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया। तो ये एज अ फॉर्मूला आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अगर जल्दी जल्दी आंसर लिखना हुआ तब। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पॉइंट इज, थोड़ा फोकस करना मुझे, ये डेरिवेशन खत्म करना है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट।
ये देखो अभी आपके सामने क्या दिख रहा है, अभी अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोलूं कि मेरा जो प्लेन है वो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जैसे ये मान लो ये मेरा वो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, मतलब कोई भी वेक्टर के परपेंडिकुलर आपका प्लेन जा रहा है। तो अगर खाली इतना बोला जाएगा, खाली इतना बोला जाएगा कि एक प्लेन है जो किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तब तो ये ऊपर वाला प्लेन भी हो सकता है, ये बीच वाला प्लेन भी हो सकता है, नीचे वाला भी प्लेन हो सकता है, इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं कि नहीं। अब उस इनफाइनाइट प्लेन में से यूनिक प्लेन निकालने के लिए और एक इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत पड़ेगी, तो वो इंफॉर्मेशन होगा कि इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट। क्या होगा इंफॉर्मेशन, इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर वो पास कर रहा है तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक कि हमारा प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, और दूसरा वो किस पॉइंट से पास कर रहा है। अगर हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन है तो हम उस प्लेन का इक्वेशन को लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ये तीन प्लेन्स क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्लेन्स सेम वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, और ये तो सिर्फ तीन दिख रहा है, ऐसे तो इनफाइनाइट प्लेन्स बन सकते हैं। तो उन इनफाइनाइट प्लेन्स में से वो यूनिक प्लेन कौन सा होगा जिसके हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको एक और इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, वो होगा उस प्लेन के ऊपर का पॉइंट। या जैसे ही हमको एक पॉइंट पता चल जाएगा तो उस पॉइंट से एक ही प्लेन पास करेगा जो कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेशन एकदम जो पहले वाला डेरिवेशन था सेम चीज फॉलो करेंगे। आप बताओ यहाँ पे कौन सा वेक्टर किसके साथ परपेंडिकुलर होगा, कौन सा वेक्टर किसके साथ परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे जो ये ए दिख रहा है दिस इज द नोन पॉइंट, ए जो है ये नोन है, ये जो पी दिख रहा है दिस इज द रैंडम पॉइंट। जल्दी से बताओ मेरे को यहाँ पे कौन किसके परपेंडिकुलर है, ओ एन एंड एपी है ना, ओ एन नहीं समझो ये डायग्राम और पिछले डायग्राम में अंतर क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका प्लेन है, ये जो दिख रहा है दिस इज योर प्लेन, तो ए पॉइंट भी उसके ऊपर आ रहा है, पी पॉइंट भी उसके आ रहा है, और ये क्या है, दिस इज द वेक्टर, दिस इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अभी अगर मैं देखो क्या दीक्षा, तो ये ओ एन नहीं है, ठीक है, ये हम सिंपली क्या बोलेंगे, एन वेक्टर बोलेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो ए पॉइंट है और पी पॉइंट है दोनों प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है ना, ए एंड पी बोथ लाइज ऑन द प्लेन, बोथ लाइज ऑन द प्लेन। अब अगर दोनों प्लेन के ऊपर लाई करता है देयरफॉर एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, क्या ये इक्वल टू 0 होगा। अगर ए पॉइंट और पी पॉइंट दोनों प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो एपी वेक्टर जो होगा वो प्लेन के ऊपर लाई करेगा। लेकिन आपका जो साइड में जो एन दिख रहा है ना, आप उसको इमेजिन करो वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है और एपी प्लेन के ऊपर का वेक्टर है, तो क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा, टेल मी यस और नो, क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट्स, होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। अच्छा अब सेम सेम बस इतना ही था इसमें। अब ये देखो ये एपी वेक्टर, इस ट्रायंगल को देखो जल्दी से, कौन सा ओ एपी ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे एपी वेक्टर क्या निकल कर आ सकता है, इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल ओ एपी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो यहां से एपी वेक्टर कितना निकल कर आ गया, क्या एपी वेक्टर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ गया, क्या एपी वेक्टर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के इक्वल आ गया, आ गया। तो इसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ब्रैकेट डॉट एन वेक्टर, तो क्या ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, बोलो क्या ये समझ में आया, दिस इज योर, यही आपका फॉर्मूला है, यही आपका फॉर्मूला है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत यहाँ पे, बहुत बहुत हद तक क्या ये पिछले वाले डेरिवेशन के जैसा सिमिलर था कि नहीं। अंतर क्या है, पिछले वाले में नॉर्मल था, नॉर्मल जो होता है ना वो ओरिजिन से आता है, पिछले वाले में जो परपेंडिकुलर था वो ओरिजिन से आया था, लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका जो प्लेन है वो किसी भी रैंडम पॉइंट कोई भी रैंडम वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा, ठीक है, दोनों में अंतर याद रखिएगा। अनुष्का पूछे सर डायरेक्ट आर का वैल्यू गिवन होगा या फाइंड करना पड़ेगा,
आर अनुष्का हमेशा वैसे ही रह जाएगा। आर क्योंकि हमारा क्या है, एक रैंडम पॉइंट है, तो आर की वैल्यू कभी नहीं निकलेगी, आपको बाकी चीजें दी हुई रहेंगी, जैसे ए वेक्टर दिया हुआ रहेगा, एन वेक्टर दिया हुआ रहेगा। मैंने अभी अगला स्लाइड मतलब एक क्वेश्चन रखा है, तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ये बताओ सबको, क्या ये क्लियर है? ये जो डब्बे में मैंने फॉर्मूला डाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं फटाफट कार्टेशियन फॉर्म लिखता हूँ, फटाफट फिर मैं कार्टेशियन फॉर्म लिखता हूँ, ठीक है? कार्टेशियन फॉर्म। अब आर वेक्टर तो यार नॉर्मल अपना रैंडम पॉइंट था ना, तो आर वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और जो जो ए वेक्टर दिख रहा है, अब ए वेक्टर क्या है, डायग्राम को देखिए, ए वेक्टर हमारा नोन पॉइंट है। अगर वो हमारा नोन पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1, y1, z1 है, ठीक है? x1, y1, z1 है, तो उस हिसाब से ए वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और आपका जो ये n वेक्टर जो है, ठीक है, n वेक्टर जो है ये, इसको मान लो कि इसके कंपोनेंट है कैपिटल ए आई कैप प्लस कैपिटल बी जे कैप प्लस कैपिटल सी के कैप। ओके, मान लेते हैं कि इसका कंपोनेंट ये है, तो n वेक्टर जो होगा कैपिटल ए आई कैप प्लस कैपिटल बी जे कैप प्लस कैपिटल सी के कैप। तो फाइनली अगर हम इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे, सारी वैल्यूज को स्टूडेंट्स अगर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो आप देखो x माइनस एक्स आई, x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y माइनस वाई वन जे कैप, मतलब ये r माइनस ए कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं वो देखो, ब्रैकेट के अंदर r वेक्टर माइनस ए वेक्टर था ना, तो यहाँ पे r वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर रहा हूं, प्लस z माइनस z1 के कैप। और ये पूरा जो है ब्रैकेट के अंदर डालोगे आप, और इसको डॉट किसके साथ करोगे, इसको आप डॉट करोगे n के साथ, तो कैपिटल ए आई कैप प्लस कैपिटल बी जे कैप प्लस कैपिटल सी के कैप, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनली ये आता है a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस z1, ठीक है? एंड दिस इज द आंसर, मतलब दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है? ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ठीक है? ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। सिंपल सा स्टूडेंट्स, ये है कि नहीं? पहला डेरिवेशन में जो टाइम लगेगा, बाकी के डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएंगे क्योंकि एकदम सेम चलता है। द ओनली थिंग इज आपको पता होना चाहिए किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और उसके अंदर जो लेटर्स है उनका मतलब क्या है। वहां पे एन कैप था और वो नॉर्मल वेक्टर था, यहाँ पे ये जो एन लिखा ना, ये नॉर्मल वेक्टर का नहीं है, ये वो कोई भी वेक्टर है जो इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है? बोलिए, क्या ये चीज क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे फिर। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है? एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, तो आप लोग एक बार ट्राई कर लेना। 10:15 हो रहा है, मुझे एंड करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव अनदर क्लास फ्रॉम 10:30। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में हम होपफुली लाइक कल की क्लास में हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर देंगे, ठीक है? रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को कल की क्लास में खत्म कर देंगे। क्लियर? कुछ पूछना है, कोई डाउट है किसी तरीके का? आज की क्लास में हमने दो देखा है, एक इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, जो अभी देख रहा था, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर, और सबसे पहले देखा था हमने इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, है ना? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। कॉन्सेप्ट कवर खत्म हो जाएंगे आनंद, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। चलो फिर यहीं पे एंड करता हूँ फिर स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में। फिर नोट्स वगैरह आप लोग को 12:30-1 बजे के आसपास मिल जाए, नोट्स अभी अपलोड कर देता हूँ, लेकिन वीडियो जो है वो 12:30-1 बजे मिल जाएगा, ठीक है? चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।